एमए लोक प्रशासन के विद्यार्थियों के लिए हम सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं, प्रशासनिक चिंतक। यह पेपर एमए प्रीवियस के विद्यार्थियों के लिए है। इस पेपर में हम सबसे पहले कौटिल्य को पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने फ्रेडरिक विंस्लो टेलर को पढ़ना प्रारंभ किया, जिसके पिछले वीडियोज़ में आपने टेलर के जीवन के बारे में सामान्य परिचय प्राप्त किया और वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा को हमने समझने का प्रयास किया। मैं डॉक्टर देवकांता शर्मा, माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा में लोक प्रशासन की एसोसिएट प्रोफेसर, आज आपके सामने एफ.डब्ल्यू. टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध से संबंधित वीडियो लेकर आई हूँ। वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा को हमने पिछली वीडियो में समझा कि वैज्ञानिक प्रबंध अधिकतम उत्पादन के लक्ष्य को ध्यान में रखकर टेलर द्वारा दी गई एक अवधारणा है। टेलर ने 1911 में एक पुस्तक लिखी, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इस पुस्तक को लोकप्रियता प्राप्त हुई और इस पुस्तक के माध्यम से प्रबंधकों ने, श्रमिकों ने, उद्यमियों ने साइंटिफिक मैनेजमेंट या वैज्ञानिक प्रबंध को बहुत विस्तार से समझा। ये वैज्ञानिक प्रबंध केवल उत्पादन बढ़ाने की मान्यता पर आधारित न होकर श्रमिकों की संपन्नता पर, श्रमिकों को संपन्न बनाने के विचार पर भी आधारित है। इन बातों को हम पिछली वीडियो में समझ चुके हैं और इस बात को आगे बढ़ाते हुए आज हम समझते हैं कि जब टेलर वैज्ञानिक प्रबंध की बात करते हैं तो वैज्ञानिक प्रबंध के पीछे उनकी मान्यताएं क्या हैं। कोई भी विचार कुछ मान्यताओं पर आधारित होता है। टेलर की जो मान्यताएं बनी, टेलर की मान्यताएं उनके अनुभव के आधार पर बनी। आपने समझा कि टेलर मिडवेल स्टील कंपनी में कार्य कर रहे थे। इस कंपनी में वो श्रमिक के रूप में भी कार्य कर रहे थे और कालांतर में इसी कंपनी में वो मुख्य इंजीनियर के पद पर भी अपने दायित्वों का निर्वहन करने लगे थे। एक श्रमिक से लेकर मुख्य इंजीनियरिंग के पद के दौरान टेलर ने जो कुछ देखा, जो अवलोकन किया, उसको मिडवेल अनुभव कहा। टेलर ने देखा कि श्रमिकों की कार्यप्रणाली में समानता नहीं है। प्रत्येक श्रमिक अपने ढंग से कार्य कर रहा है। टेलर ने और भी बहुत कुछ जो अनुभव किया, क्योंकि वो स्वयं एक श्रमिक थे, तो उनके लिए समझना बहुत आसान था कि श्रमिकों की समस्या क्या है। फिर जब टेलर मुख्य अभियंता बन गए तो उनके लिए ये समझना आसान था कि प्रबंधक की क्या समस्याएं हैं या प्रबंधक के और क्या दायित्व हो सकते हैं जो उत्पादन को प्रभावित कर सके। तो इस प्रकार टेलर ने अपने जो अनुभव हैं, उन अनुभवों के आधार पर कुछ कमियां पाई और उन कमियों को ही हम वैज्ञानिक प्रबंध की मान्यताओं के रूप में समझ रहे हैं। टेलर ने कहा कि परंपरागत जो प्रबंध है, जो उद्योग चल रहे हैं, उनमें उत्तरदायित्वों की स्पष्ट पहचान नहीं है। किस व्यक्ति को क्या कार्य करना है, उस कार्य के उसके क्या लक्ष्य हैं, उसका क्या उत्तरदायित्व है, ये स्पष्ट नहीं है। एक व्यक्ति को जो कार्य मिल रहा है, जो कार्य वो कर सकता है, कर रहा है, वो एक स्पष्टता नहीं, एक स्पष्ट सोच का अभाव है। और जब स्पष्ट सोच का अभाव है तो ये अस्पष्टता उत्पादन को प्रभावित करती है। उत्तरदायित्वों की स्पष्ट पहचान न होना उद्यमी और श्रमिक दोनों के लिए हितकर नहीं है। ये टेलर की मान्यता थी। फिर टेलर ने देखा अपने अनुभव से कि कार्य के प्रभावी मानकों की कमी है। एक व्यक्ति क्या कार्य कर रहा है, इसका प्रमापीकरण नहीं हो रहा है। मापा नहीं जा रहा है कि एक व्यक्ति कितना काम कर सकता है और कितना काम कर रहा है। कार्य क्षमता
और वास्तविक कार्य के बीच का जो अंतर है उसकी तुलना नहीं की जा सकती जब तक कि कार्य का प्रमापीकरण ना हो, जब तक कि निश्चित मानदंडों के आधार पर कार्य को मापा ना जाए। तो जो परंपरागत प्रबंध था उस प्रबंध में प्रभावी मानकों का अभाव था। टेलर ने इस बात को अनुभव किया। अब ये जो कारण है कि उत्तरदायित्व स्पष्ट नहीं है और कार्य के प्रभावी मानक नहीं है, इसका प्रभाव था कि उत्पादन सीमित रहा। सीमित उत्पादन, जब उत्पादन सीमित होगा तो लाभ भी सीमित होगा। तो टेलर ने इस बात को देखा कि क्योंकि प्रबंधकीय दक्षता का अभाव है, प्रबंधन में कमी है, प्रबंध ठीक ढंग से नहीं है, अतः उत्पादन सीमित है। अधिकांशतः श्रमिक परंपरागत तरीकों से कार्य कर रहे हैं। टेलर का मानना है कि कुछ लोग स्वभाव से ही कार्य से जी चुराने वाले हैं और वो काम नहीं करना चाहते। जब काम नहीं करना चाह रहे हैं, समय का अपव्यय कर रही हैं, समय को ठीक ढंग से व्यवस्थित नहीं कर रही हैं, तो उत्पादन सीमित होगा। एक शब्द आप लोग याद कीजिए जो टेलर ने कहा कि श्रमिक जो कार्य कर रहे हैं वो प्राकृतिक सोल्जरिंग है। प्राकृतिक सोल्जरिंग अपनाने के कारण उत्पादन सीमित होता है। इस बात को हम बाद में डिटेल से और समझेंगे कि सोल्जरिंग क्या है और प्राकृतिक सोल्जरिंग का मतलब क्या है। यहाँ सिर्फ इतना सा हम समझ लें कि प्राकृतिक सोल्जरिंग का मतलब है कि पूरी तरह से परंपरागत तरीके से कार्य करना, नए विचार को स्वीकार ना करना, नई पद्धति को स्वीकार ना करना प्राकृतिक सोल्जरिंग कहलाती है। तो टेलर ने कहा कि इस प्राकृतिक सोल्जरिंग के कारण श्रमिक बिल्कुल कठोर हो गए हैं, नीरस हो गए हैं, वो अधिक कार्य नहीं करते हैं, जानबूझकर कार्य से जी चुराते हैं। जानबूझकर अर्थात वो अधिक कार्य कर सकते हैं लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। ऐसे में स्वाभाविक रूप से इसका परिणाम है कि उत्पादन सीमित हो रहा है। हमने अब एक शब्द का प्रयोग किया, टेलर ने कहा प्राकृतिक सोल्जरिंग। कुछ किताबों में आपको सोल्जरिंग को सोल्डरिंग भी लिखा हुआ मिल सकता है। दोनों का शब्द का अर्थ एक ही है। स्पेलिंग होती है SOLDERING, सोल्जरिंग, सोल्डरिंग। कई बार इस शब्द की व्याख्या पूछ ली जाती है। एक्चुअली सोल्डरिंग है क्या? ये जो सोल्जरिंग है वो जो उद्योग होते हैं, उद्योगों में धातुओं के गर्म या तरल पदार्थ से तारों को या अन्य धातुओं को जोड़ने की प्रक्रिया का नाम है। जब दो तारों को जोड़ा जाए, दो धातुओं को जोड़ा जाए, तो ये जो जोड़ने की प्रक्रिया है, ये जुड़ेंगे कैसे? जब धातुओं को गर्म किया जाएगा और तरल पदार्थ से उसको जोड़ा जाएगा, तो ये जो जोड़ने की प्रक्रिया धातुओं को, इसको सोल्जरिंग कहा जाता है। आप कहीं भी लोहे का काम हो रहा है, वहाँ पर आप देखिए कि धातुओं को पे गर्म चिंगारियाँ डाली जाती है और फिर उसके बाद उनको जोड़ा जाता है, तो ये सोल्जरिंग है। ये सोल्जरिंग हुई उद्योगों में जो एक कार्य हो रहा है धातुओं को जोड़ने का, उसके लिए शब्द का प्रयोग हुआ। किंतु जब टेलर सोल्जरिंग शब्द का प्रयोग कर रही हैं तो यह टेलर का आशय है घिसी-पिटी या परंपरावादी प्रवृत्तियाँ, ऐसे कार्य जहाँ नए विचार को स्वीकार करके प्रक्रियाओं को नहीं अपनाया जाता। कार्य की प्रक्रिया को उसी तरह किया जाता है जिस तरह हमारे पूर्वज करते रहे हैं। तो जब इसको हम प्राकृतिक सोल्जरिंग कह रही हैं टेलर के अनुसार, और ये जो प्राकृतिक सोल्जरिंग है यह उत्पादन को सीमित कर देगी। उत्पादन बढ़ाने के लिए नई पद्धतियों को अपनाना होगा, ऐसा टेलर का मानना है। टेलर की मान्यताओं में जिसने वैज्ञानिक प्रबंध को जन्म दिया या वैज्ञानिक प्रबंध का विचार इतना मुखर हुआ, तो टेलर ने अपने अनुभवों में देखा कि श्रमिकों के पास प्रेरणा का अभाव है।
प्राकृतिक सोल्जरिंग में काम करना श्रमिकों को रास आ रहा है, क्योंकि उसके लिए उन्हें अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ रहा। जैसा वो देख रही हैं कार्य करते हुए, वैसा वो कार्य कर रही हैं। कुछ नया सीखना नहीं, अधिक उत्पादन की तरफ उनका ध्यान नहीं। उनके कार्य के जो घंटे निश्चित है, उसमें जितना समय वो कार्य करना चाहते हैं कर रही हैं, वरना वो खाना खाने के नाम पर या अन्य अन्य बहानों से कार्य से जी चुरा कर अपने समय को पूरा कर रहे हैं। आप मैं एक बात बीच में आपको कहना चाहती हूँ बच्चों, कि जो कुछ प्रबंध की विचार हम पढ़ रहे हैं, या आप अपने आसपास की दुनिया में देख सकते हैं। आप देखिए कि जब कभी भी कहीं भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और मजदूर कार्य कर रहे हैं, तो मजदूर कम से कम समय कार्य करना चाहता है जब तक उन पे मॉनिटरिंग ना हो। अगर मालिक खड़ा हुआ है तो काम करता हुआ नजर आएगा, मालिक इधर उधर हुआ तो वो चाय पीने के बहाने या किसी अन्य बहाने से कार्य से जी चुराएगा। ये स्वाभाविक मानसिकता है। टेलर ने भी अपने जीवन काल में, अपने कार्य अनुभव में इस बात को देखा कि क्योंकि श्रमिकों में प्रेरणा नहीं है, तो वह अपने इस जो प्राकृतिक सोल्जरिंग है, जो उनकी परंपरागत मानसिकता बन गई है, जो घिसी पिटी तरीके बन गए हैं कार्य करने के, उससे बाहर नहीं आ रहे। बाहर क्यों आए? क्योंकि प्रेरणा नहीं है। तो टेलर का कहना है कि जब तक प्रेरणा का अभाव रहेगा, तब तक प्राकृतिक सोल्जरिंग में ही कार्य करते रहेंगे और सीमित उत्पादन होगा। एक और बात जो टेलर कहते हैं कि श्रमिक जो कार्य कर रहा है, श्रमिक अंगूठा नियम के तहत कार्य कर रहा है। जितने अनुभव रहे हैं टेलर के, उन अनुभवों को टेलर ने अंगूठा नियम के तहत परिभाषित किया है, समझाया है। न केवल श्रमिक बल्कि प्रबंधक भी जो कार्य कर रही हैं, वो अंगूठा नियम के तहत कर रही हैं। अंगूठा नियम क्या है? वही जो प्राकृतिक सोल्जरिंग की बात हमने कही कि अंगूठा नियम का तात्पर्य हुआ कि हम परंपरागत नियमों के आधार पर कार्य कर रहे हैं। जो निर्णय लिए जा रहे हैं प्रबंधकों के माध्यम से, वो अनुमान के आधार पर लिए जा रहे हैं, या पहले उनके जो अनुभव रहे हैं, उन अनुभवों के आधार पर निर्णय लिए जा रहे हैं। निर्णयों में किसी भी प्रकार के नए प्रयोग सम्मिलित नहीं हैं। नई मांग नहीं देखी जा रही है, नए प्रयोगों को शामिल नहीं किया जा रहा है। प्रबंधक निर्णय लेने से पहले किसी भी प्रकार का विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण नहीं अपना रहे हैं। जब प्रयोग का अभाव हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव हो, विश्लेषणात्मक विचारों का अभाव हो, तो उसे हम अंगूठा नियम कहते हैं। प्राकृतिक सोल्जरिंग शब्द, अंगूठा नियम शब्द, ये कई बार सामान्य ज्ञान के प्रश्नों में भी पूछ लिए जाते हैं, और टिप्पणी के तौर पर भी इस प्रकार के सवाल 1 नंबर 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं कि इससे आप क्या समझते हैं। तो अंगूठा नियम के आधार पर जब कोई व्यवस्था चलेगी, तो वह व्यवस्था अवैज्ञानिक होगी, उसके निर्णय अवैज्ञानिक होंगे, और अवैज्ञानिक निर्णयों के परिणाम बहुत प्रभावी नहीं होते हैं। अवैज्ञानिक निर्णयों के परिणाम वैसे ही होते हैं जैसे पूर्ववर्ती जीवन में हम उन परिणामों को प्राप्त कर चुके हैं। यदि हम नए परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, तो वैज्ञानिक निर्णय होने चाहिए, ये टेलर की मान्यता है। तो अंगूठा नियम के आधार पर प्रबंध चल रहा है, ऐसा टेलर ने अपने जीवन के अनुभवों में देखा। और एक और बात जो टेलर कहते हैं कि श्रमिकों की क्षमता और मनोवृत्ति को नहीं समझा जा रहा। श्रमिकों की क्षमता और मनोवृत्ति को समझे बिना ही उन्हें कार्य दिया जा रहा है। पदस्थापन लिखा है, मतलब कार्य दिया जा रहा है। कार्य का विभाजन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। एक श्रमिक क्या कार्य बेहतर ढंग से कर सकता है, यदि उसको वही कार्य दिया जाए तो उत्पादन तीव्र गति से होगा। लेकिन कार्य विभाजन किया जा रहा है अवैज्ञानिक ढंग से, बिना सोचे समझे। उस कार्य को करने की एक बात है क्षमता, कि क्या एक श्रमिक को जिस इकाई में लगाया जा रहा है, जिस प्लांट में उसको पदस्थापित किया जा रहा है, जिस कार्य के लिए उसका चयन किया जा रहा है, क्या श्रमिक वह कार्य कर सकता है? क्या उसमें वह क्षमता है?
और यदि वह क्षमता उसमें है तो वो उस कार्य को मन लगा कर करेगा, रुचि से करेगा। और यदि क्षमता नहीं है तो उस कार्य में उसका मन नहीं लगेगा, क्योंकि उसको वेतन चाहिए, इसलिए वह कार्य कर रहा है। और ऐसे कार्यों में उत्पादन नहीं बढ़ता, उत्पादन सीमित हो जाता है। साथ ही श्रमिक की मनोवृत्ति भी समझनी होगी कि उसकी रुचि किस प्रकार के कार्यों में है, किस प्रकार के कार्यों को वो बहुत कलात्मक ढंग से कर सकता है, किस प्रकार के कार्यों को दक्ष ढंग से कर सकता है। अगर उसकी मनोवृत्ति को समझ लिया जाए तो उसके द्वारा किए गए कार्य का बेहतर परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। तो वैज्ञानिक प्रबंधीय विचार को प्रसारित करने से पूर्व टेलर ने अपने अनुभवों से जो संगठन में प्रबंधन में कमियां पाई, उसको हम वैज्ञानिक प्रबंध की मान्यताएं कह रहे हैं कि इन कमियों के आधार पर, इन कमियों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा का जन्म हुआ। इस बात को किताब में पढ़िए, अपने साथियों के साथ डिस्कस कीजिए और कोई बात समझ में ना आए तो आप हमसे संपर्क कीजिए। धन्यवाद।